ये भारतीय जनता पार्टी का जो नया थिंक टैंक है वो छोड़ता है। इस बार कोशिश तो किया था कि छोड़ें, लेकिन असफल हो गए। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम मान लेते हैं कि चलिए ये पेन जो है इसकी रिफिल को अगर हम खोल देते हैं, इसको अगर हम खोल देते हैं तो आपसे पूछेंगे कि ये कितना भरा है, तो आप बोलिएगा कि इतना भरा है, और हम कहेंगे नहीं इतना खाली है। दोनों बात वही कह रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि कहने का तरीका अलग अलग है। लेकिन यहाँ कुछ बातें अलग हैं। लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इन सारे मुद्दों से भटका करके लोगों को उलझा करके रखना चाहते हैं। और आप निश्चित रूप से इस 10 सालों में जो सरकार हम देख रहे हैं, उस सरकार ने बहुत सारी चीज़ें तो की हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो हो आम लोगों के जीवन से जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा छूटे हुए हैं और लोगों के जीवन स्तर पर बहुत असर पड़ा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, जिस तरीके से अब नीतीश को पता है कि मेरे सहारे अब एनडीए की सरकार चल रही है, देश में अगर केंद्र में सरकार है तो मेरे बदौलत है, इसलिए सीएम नीतीश भी बार बार भाजपा को नापते हैं और अपने डिमांड रखते हैं कि भाई ऐसे करिए नहीं तो हम पलट जाएंगे। जेपी नड्डा बिहार भी आ गए और 3 सीढ़ी नीचे खड़े होकर प्रणाम कर रहे थे कि सीएम नीतीश को ये बोल रहे थे कि आप जैसा बोलिएगा वैसा होगा, लेकिन किधर भी मत जाइएगा। ये तमाम चीजें चल ही रही थी। तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, या फिर कहिए तो सिर्फ अमित शाह ने भी अपना पूरा प्लान सोच लिया कि कैसे क्या करना है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला सामने आया है कल मोदी कैबिनेट में, इसके बाद बिहार की राजनीति में थोड़ा हड़कंप मचा हुआ है। अब कहा जाए तो विधानसभा लोकसभा एक साथ होगी, लेकिन क्या ये कोई षड्यंत्र है? क्या ऐसा करके अब मोदी और शाह और मजबूत हो जाएंगे? देखिए, इन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मोदी शाह ने रच दिया चक्रव्यूह, नीतीश नायडू सबका खेल खत्म, वन नेशन वन इलेक्शन यानी गेम पैक। वो अब वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या बड़ा गेम है? अब ये गेम क्या है आखिर? देखिए खुशी, हम अपने दर्शकों को और ख़ास करके भारत लाइव के जो हमारे शुभचिंतक, हमारे गार्जियन हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, यदि आप नए भी आए हैं तब भी आपसे हम आग्रह करते हैं, हाँ प्रणाम करते हैं आपको, कि आप थोड़ा सा धैर्य रख करके इस पूरे एपिसोड को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आपने वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत सुना होगा, बहुत कुछ बातें सुनी होगी, लेकिन आज से करीब 14 से 15 महीने पहले मैंने इस पर एक बड़ा अपडेट आप लोगों को दिया था। मैं तभी बता दिया था कि इसके लिए एक अलग से कमेटी गठित की जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना की जाएगी, और ये 2024 के चुनाव के बाद थोड़ा और तेज हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। मैं उन सभी कारणों पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले क्या वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो नया आया है, शगुफा इसको कह लीजिए, बिल कह लीजिए, या हो सकता है कि इससे बहुत बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन हो जाए इस देश के राजनीतिक इतिहास में या फिर हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। ऐसा कुछ होने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्या ये मोदी और शाह का कोई नया गेम प्लान है। इन सारी बातों पे मैं खुलासा करूंगा, एक एक बात का मैं आपके सामने रखूंगा, आपको खुद तय करना है कि क्या होने वाला है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो खुशी बताएंगी, उन पॉइंट्स के आधार पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें खुशी कि हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा शगुफा ये भारतीय जनता पार्टी का जो नया थिंक टैंक है वो छोड़ता है। इस बार कोशिश तो किया था कि छोड़ें, लेकिन असफल हो गए। असफल इसलिए हो गए कि 240 पे अटक गए, और आज किसी भी बिल को पास कराने के लिए उनको किसी न किसी पर आश्रित होना पड़ता है, निर्भर रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ी बात हुई थी, नया सदन, नया लोकसभा बना था, जिसमें आपको याद होगा कि विशेष सत्र बुला करके और इस लोकसभा में एंट्री की गई थी। उस लोकसभा में एक और बड़ी बात की गई थी जिसके लिए खूब चर्चा हुई थी, खूब हंगामा विपक्ष ने किया था। कुछ असर नहीं पड़ा सरकार को, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी और उसने दक्षिण के राज्यों को अपने पक्ष में करने के लिए सिंगोल की स्थापना की थी। खूब चर्चा हुई थी। कोई सिंगोल की चर्चा अब करता है क्या? लेकिन उस समय ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था कि सिंगोल की स्थापना क्यों, जबकि हमारा अशोक स्तंभ हमारी पहचान रहा है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो 129 सीटें थी जिसकी चर्चा मैंने तब भी किया था कि सिंगोल की स्थापना के पीछे का क्या मकसद था,
वो 129 सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उसमें से अधिकांश उसके खेमे में आ जाए, जिसमें तमिलनाडु था, कर्नाटका था, आंध्र प्रदेश था, केरल था, तेलंगाना था, इन सब की मिलाकर के 129 सीटें थी। अब इन सभी सीटों को, उसमें से अधिकांश सीटों को अपने पक्ष में करना चाहती थी, क्योंकि उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक था। हाँ। लेकिन इन लोगों ने एक प्लान बनाया था जिसमें नीतीश कुमार सामने खड़े थे और नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को जोड़ना शुरू कर दिया था। अब हम अपने मेन मकसद पे आते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या शगुफा है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन मोदी और शाह के कोई गेम प्लान है। इस पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम चाहेंगे खुशी उस पर हम लोग आगे बढ़ें। जी बाबा, क्या सच में देश का खर्च बचाना है जो अलग अलग चुनाव में होने ऐसे होते हैं, इसको एक साथ करा कि ये व्यभिचारी की रिसोर्स बचा ले, गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है? चुनाव खर्च का तो विषय है जी। चुनाव में खर्च तो होते हैं निश्चित रूप से। अगर एक पक्ष हम इसका देखें, देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम मान लेते हैं कि चलिए ये पेन जो है इसकी रिफिल को अगर हम खोल देते हैं, इसको अगर हम खोल देते हैं तो आपसे पूछेंगे कि ये कितना भरा है, तो आप बोलिएगा कि इतना भरा है, और हम कहेंगे नहीं इतना खाली है। दोनों बात वही कह रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि कहने का तरीका अलग अलग है। लेकिन यहाँ कुछ बातें अलग हैं। यहाँ बात यह है कि अगर ऐसा ही कुछ था कि एक साथ इलेक्शन कराने से इस देश का खर्च घटेगा, हालांकि वास्तविकता अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से खर्च कुछ घटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो खर्च अगर घटाने की बात ये सोच करके प्लान बनाया गया है तो फिर 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा लिया गया, जबकि अब तक होता आया है। अभी तो हाँ 4 राज्यों का एक साथ चुनाव करा लिया था तो 2 राज्यों के खर्च में से कुछ घटता पड़ता ना, लेकिन ऐसा तो आपने किया नहीं। तो दैट मीन्स कि इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है। ये एक पॉइंट है जिस पर आप आगे लोगों को समझा सकते हैं कि खर्च घटाने का मेरा तरीका है जिससे घटेगा। पर तीसरा सवाल, क्या 10 साल मोदी शासन के फेल होने के मुद्दों से भटकने अच्छी छिपाने का खेल है? निश्चित रूप से आपने वादा किया था 2014 में कि आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। आपके पास कोई डाटा नहीं है कितने लोगों को आपने दिया। आपने बहुत सारी बातें कही थी, आपने कहा था कि हम महंगाई का कंट्रोल करेंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नहीं नज़र आ रही हैं। इस देश के किसान हों, जवान हों या कामकाजी लोग हों, सभी परेशान हैं। आपने जीएसटी इतना बढ़ा दिया है कि बहुत मुश्किल हो रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की क्रय क्षमता घट गई है, लोगों के पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो निश्चित रूप से आप इन सारे मुद्दों से भटका करके लोगों को उलझा करके रखना चाहते हैं। और आप निश्चित रूप से इस 10 सालों में जो सरकार हम देख रहे हैं, उस सरकार ने बहुत सारी चीज़ें तो की हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो हो आम लोगों के जीवन से जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा छूटे हुए हैं और लोगों के जीवन स्तर पर बहुत असर पड़ा है। बाबा, जिस तरीके से आपने अभी शुरुआत में बताया कि अब इनके पास गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की मर्यादा सरकार चला रहे हैं, तो अब ये कोई भी जो बिल है उसको खुद में पास नहीं करा सकती। इसका बहुत उदाहरण पहले भी वक्फ बोर्ड हो गया, तो सौंप दिया गया, या फिर बहुत सारे बिल पे नरेंद्र मोदी को बैकफुट होना पड़ा। तो ये बिल कैसे पास होगा? ये बिल कैसे पास होगा, ये होगा कि नहीं? ये बिल कैसे पास होगा हम सबसे लास्ट में बताएंगे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि ये बिल पास होगा या नहीं पास होगा। लेकिन आपको वर्तमान परिस्थिति में आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि नीतीश कुमार के साथ, नायडू के साथ और चिराग पासवान के साथ और उनके कंधों पर चलने वाली ये सरकार जब भी कोई बिल लेकर के आएगी तो इनके तरफ टकटकी लगा के देखना होगा आपको। यानी कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए आपको अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन कब तक ये बड़ा सवाल खड़ा, क्योंकि बिल आपके कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, बिल के शक्ल में ये आ चुका है। अब ये आने वाले लोकसभा का सत्र जब होगा तब आप जब टेबल पर रखेंगे तो दोनों ही सदन में आप बहुमत में नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका हाल क्या होगा ये तो अंदाजा करना। गैर भाजपाई दल मानेंगे क्या बाबा? गैर भाजपाई दल क्यों मानेंगे? 62 दलों से ये पूछा गया था। मैंने शुरुआत में ही, आपको याद होगा खुशी, मैं जब खबर कर रहा था तब तक ये कैबिनेट की तरफ से कल की क्लियरेंस नहीं आया था। तो क्लियरेंस नहीं आया था तो हमने कहा था कि जब ये खबर हम कर रहे हैं उसके 12 घंटे के 24 घंटे 36 घंटे के बाद हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कुछ ऐसा बम फूटे, और आखिरकार वो बम फूटा। तो
निश्चित रूप से विपक्ष क्यों मानेगा? 62 दलों में से 32 दलों ने समर्थन किया है, वो भी कितना पूरे मन से किए हैं और कितना मजबूरी में किए हैं ये अलग बात है। लेकिन 15 दलों ने इसको अस्वीकार किया है और 15 दलों ने इस पर असहमति जताई है। ये बातें तो क्लियर है। बाबा ये अब इसके पहले जाति जनगणना और परिसमन भी इनको कराया जाना पड़ेगा अब ये? निश्चित रूप से जब मैं ये बात बता रहा था खुशी, आज से करीब 14-15 महीने पहले, तब भी मैंने कहा था और मैंने एक डाटा भी दिया था जिसमें से अलग अलग राज्यों में क्या क्या स्थितियां होंगी। तो अगर देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों में आंध्र प्रदेश जिसमें 25 सीट अभी वर्तमान में है, वहाँ 12 सीटें बढ़ करके 37 सीटें हो जाएंगी, यानी कि 48% यहाँ की सीटें बढ़ेंगी। कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटें अभी हैं, 17 सीटें बढ़ करके 45 हो जाएंगी और 60% यहाँ की सीटें बढ़ेंगी। केरल की बात करें तो 20 सीटों में 4 की बढ़ोतरी होगी, 24 हो जाएगा और 20% की यहाँ बढ़ोतरी होगी। तमिलनाडु में 39 सीटें अभी वर्तमान में हैं, 14 सीटें बढ़कर 53 हो जाएंगी और 36% सीटों का बढ़ोतरी होगा। तो तेलंगाना के 17 में 8 सीटें बढ़ जाएंगी और 25 सीट हो जाएगा, यानी 47%, यानी 129 सीटें जिसकी चर्चा मैंने शुरू में किया था वो हैं। 55 सीटें बढ़ करके 184 सीटें हो जाएंगी और पूरा जो दक्षिण का बेल्ट है उस बेल्ट में 42.6%, नोट कीजिएगा इस चीज़ को कि 42% यानी 43% के आसपास ये सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन इसके बनिस्पत अगर दूसरे तरफ देखें, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि कौन क्षेत्र मजबूत हो रहा है और क्यों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, उसके पीछे ये जो आंकड़ा मैं दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर से ही मालूम होता है कि उत्तरी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश 80 सीटें अभी हैं, यहाँ 67 घटेंगे, 67, 147 हो जाएगा, 147 हो जाएगा, यानी 84% सीटें बढ़ेंगी। ये तब हुआ था, तब ये बातें की जा रही थी, इसके आंकड़े बैठाए जा रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की लगभग 80% सीटें जीती हुई थी। इस बार के चुनाव में फंडा बदल गया है। बिल्कुल। राजस्थान की बात करें, यहाँ 25 सीटें हैं, 25 जीत करके आती है, इसमें 25 बढ़ा करके 50 सीटें होंगी। आप देखिएगा बढ़ोतरी किस तरह से हो रहा है। ये मिडिल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये इसकी सीटें कितनी बढ़ रही हैं, तो यहाँ 100% सीटें बढ़ रही हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 84, राजस्थान में 100%। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में 14 यानी 53 सीटें हो जाएंगी और यहाँ 83%। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 है, 36 बढ़ जाएंगे, 76 यानी 90% सीटें बढ़ेंगी। हरियाणा की बात करें 10 में 8 बढ़ जाएगा, 18 सीटें हो जाएंगी, 80%। छत्तीसगढ़ में 11 में 7 बढ़ जाएंगे, 18 यानी 64%। और दिल्ली में 7 में 5 बढ़ जाएगा, 12 यानी कि यहाँ भी 42%। इसका मतलब आप समझ रही हैं ना कि जहाँ दक्षिण के राज्यों को इसका काफ़ी कुछ घाटा हो रहा है, वहीं जहाँ बेल्ट है, जिसको काऊ बेल्ट कहा जाता है या फिर कहा जाता है कि इन्हीं क्षेत्रों से आती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के अंग आंकड़े आते हैं, वहाँ ये 216 सीटें टोटल हैं। 216 में 182 बढ़ करके ये सीटें हो जाएंगी 398, यानी कि यहाँ पर टोटल 84% से ज़्यादा सीटें बढ़ रही हैं। यानी कि आप समझ सकती हैं कि ये गेम कैसा है और इस गेम में कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा। अब ये जो लड़ाई है ये भारत पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सीटों को झोलझाल से है। वही तो मैंने बताया, इसीलिए मैंने आपके दोनों ही प्रश्न का जवाब एक साथ दे दिया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, यानी दक्षिणी क्षेत्र को काफ़ी घाटा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनको मात्र 42% और 80% आप उत्तर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आने वाले समय के लिए अपनी गोटी मजबूत कर रहे हैं, अपनी गोड़ी मजबूत कर रहे हैं और इसी के आधार पर तो आपका विधानसभा का सीट बढ़ेगा। पापा ये संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए भी एक रणनीति हो सकती है? इस पर बहुत चर्चा चल रही है। जी। जितने भी कई बड़े वरिष्ठ पत्रकारों से, दिल्ली से लेकर के देश के अन्य हिस्सों से पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई है, सभी का मानना यह है कि निश्चित रूप से इस पर छेड़छाड़, संवैधानिक ढांचे, हमारे संविधान में परिवर्तन होते हैं, संविधान बदले जाते हैं, संविधान में बहुत पुराने कानून होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि न्यायिक दंड संहिता उसको बदला गया, उसमें बहुत सारे कम किए गए। तो चलिए ये हम बात मानने के लिए तैयार हैं कि इस तरह के अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो हम आपको बताएंगे। इसके आगे आप जो प्रश्न पूछिएगा तो मैं बताऊंगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है निश्चित रूप से इसमें संघीय ढांचे के भीतर घुस करके और उसे कोलैप्स करने की या फिर उसको छेड़ने की एक
तरीका जरूर की जा रही है। आप जैसे समझिए एक बात को कि कभी आप मेला उला में गई हैं ना, तो मेला में को विशिल होता है, बहुत तेज बजता है, काला रंग का होता है, देखिए विशिल बजता है, खूब तेज बजता है। उसमें होता क्या है? कुछ नहीं होता है। उसी तरह से आप देखिएगा कि एक और बाजा होता है जिसमें एक पिन लगा रहता है, एक इतना बड़ा पत्ती लगा रहता है, उस पत्ती को जहाँ हिला दी तो फिर बजना बंद। तो वही स्थिति है कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को, ये हमारा देश जो है डबल जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, केंद्र और संघ की व्यवस्था जो हमारे यहाँ, जो राज्य हमारे यहाँ हैं वो स्वायत्त राज्य होते हैं, केंद्र के साथ उनका टाई अप होता है, केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाकर चलते हैं। तो निश्चित रूप से संघीय ढांचे में छेड़छाड़ कहीं ना कहीं हो रही है और इसको लेकर के भी आपको आगे चल के कठिनाई होगी। बाबा, जब ये 4 राज्य का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए तो पूरे देश भर में कैसे कराएंगे चुनाव? अभी 2 ही राज्य, ये आपने शुरू में ही बोल दिया और मेरे मन में भी सवाल था कि 4 राज्यों में तो इनसे कराना नहीं हुआ, तो एक साथ कैसे कराएंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं। देखिए, कराना तो इनको नहीं, संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो कराना तो इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन उसके जड़ में कौन है? केंद्र की सरकार। और केंद्र की सरकार ये चुनाव इसलिए कराना चाहती है कि वो एक बार में, हो सकता है कि ये कानून पास हो जाने के बाद अगले सत्र में जब पास हो जाएगा तो हो सकता है कि 2029 का इंतजार हमें नहीं करना पड़े, उससे पहले ही कोई बड़ा फैसला हो जाए। खैर, इन बड़े फैसलों को लेने के लिए और करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। आगे आप पूछेंगे यही सवाल, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि जनगणना करानी पड़ेगी, परिसीमन कराना पड़ेगा, ये सारी प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेगी, इससे होकर के गुजरना पड़ेगा, तब जाकर कि ये आपका मामला जो है पूरा होता है। बाबा, 2020 में जब किसान आंदोलन के समय भी इसकी चर्चा हुई थी, अक्टूबर नवंबर के समय में जी, और एक बार फिर से अभी इसकी चर्चा हुई है। देखिए, किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने मोदी सरकार की जड़ें हिला दी थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके के लिए जाने जाते हैं, जिस कार्य प्रणाली के लिए जाने जाते हैं और जितना वो बुलंद रहते हैं अपने फैसलों पे, नहीं चेंज करते हैं, ये पहला अवसर था कि सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े थे। उसी समय ये लगा था कि इस देश में अगर एक बार चुनाव हों तो सारी परिस्थितियां आपके हाथ में होंगी, या तो आप सत्ता में होंगे या आप सत्ता में नहीं होंगे। इससे 2-3 बातें और बड़ी मजबूत हो रही थी कि जब जब क्षेत्रीय स्तर पे चुनाव होते हैं, जैसे मानते हैं कि हरियाणा में चुनाव हो तो हरियाणा के किसान आपके आकर के दिल्ली में उनको भड़का करके, जैसा मानना है लोग कि ला देते हैं, पंजाब में चुनाव हो तो पंजाब के किसान आकर के खड़ा हो जाते हैं। तो इससे डिस्टर्बेंस केंद्र की सरकार को होती है और केंद्र की सरकार ने इसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये बात कही थी कि एक देश एक चुनाव होगा, 1 रैंक 1 पेंशन की उस समय चर्चा हुई थी, उसी से निकल करके आया था ये कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। और इसको तब भी नीतीश कुमार ने तो निश्चित रूप से समर्थन दिया था, लेकिन एक और बात इसमें आती है कि जिस नीतीश कुमार ने आग्रह किया था कि लोकसभा के साथ बिहार के विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए, वो तो भाजपा ने नहीं माना। तो फिर अब इसके 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या मायने है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई रणनीति तो बन रही रणनीति है। ये बिल असंवैधानिक नहीं है क्या? बिल ये जो आया है, पेश हुआ है, नहीं, देखिए, जब संवैधानिक तरीके से एक कैबिनेट ने पास किया है, जो चुने हुए लोगों की एक संस्था है, तो इसे हम असंवैधानिक तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, इस पर विचार करने की जरूरत हो। और आगे हम बताएंगे कि क्या होने वाला है। हाँ बाबा, जैसे वक्फ बोर्ड बिल आया, उसको जेपीसी को सौंप दिया गया, बहुत उस पर जो सत्ता में ही बैठे बीजेपी के घटक दल ने उसका विरोध कर दिया, तो अब ये बिल भी फंस सकता है क्या? मैं आगे कह रहा था इस बात को कहने के लिए, आपने तुरंत क्वेश्चन कर दिया, तुरंत क्वेश्चन कर दिया, जवाब भी तुरंत है कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से फंस गया। वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून था जिसमें सभी लोगों की सहमति, रजामंदी नहीं थी। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं खुशी आपसे कि अब तक जितने भी बिल आए हैं सदन में, उसमें से कोई ऐसा बिल है जो रुका हो इन 10 सालों में? जी बिल्कुल नहीं। ये पहली बार ऐसा है कि बिल आ रहे हैं और बिल फंस रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि निश्चित रूप से आपके साथ जो लोग हैं वो भी आपके किसी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। यानी कि आप अगर बहुमत में अपने दम पर नहीं हैं तो आपके लिए एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा बिल पास कराने में आपका दम निकल जाएगा, आपकी सांसें फूल जाएंगी। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड अटक गया है, जेपीसी को सौंपना पड़ा है, निश्चित रूप से ये बिल भी उसी गति को प्राप्त करेगा, या हो सकता है कि इसकी और भी कोई ऐसी गति हो जिसको लेकर के मामले और अटक सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और इस बिल को समर्थन उसके कैबिनेट के लोगों ने दिया है, जिसमें सभी दल शामिल हैं, 50% लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो निश्चित रूप से इस बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को माने
आसान्वित तो रहना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बिल भी जेपीसी को सौंपा जाएगा और इस पर फिर से एक बार विचार होगा। विचार करने की जरूरत महसूस हो रही है। एक बाबा आखिरी सवाल होगा, 16 से 17 राज्यों का समर्थन और बिल का साथ चाहिए अब इसमें। देखिए, जब हम चर्चा इस बात की कर रहे थे तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि इसका अंतिम पेच मैं बाद में खोलूंगा। जी जी जी। अब कि जब कैसे पास मैजिशियन जब मैजिक दिखाता है तो आपको अपना ट्रिक नहीं बताता है, वो आपको एक्ट करके बताता है। निश्चित रूप से इस बिल का जो सबसे जो कहा जाता है कि पेचीदा पहलू है वो ये है, संघीय ढांचे की हम बात कर रहे थे। तो संघीय ढांचे में आपको तब ये बिल पास कराने की ज़रूरत, और तब ये बिल पास होगा, ये बिल आप ला सकते हैं, इस बिल को पास करा सकते हैं जब आप संघ से भी इस बात को स्वीकृति ले लें। यानी कि जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों में से 50% से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति चाहिए इसमें, यानी 16 से 17 राज्यों की इसमें स्वीकृति चाहिए। वो अगर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से होगा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मैंने कल ही एक खबर किया था, जिस खबर में मैंने इस सारे पहलुओं को रखा था। मैंने 5 सेक्टर्स बांटे थे, जिसमें किन राज्यों में, किसी राज्य में 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो किसी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो किसी के यहाँ किसी का मात्र 1.5 साल शासन चलेगा। इसके बाद अगर आप चुनाव में अगर आपकी सरकार गिर जाती है, चुनाव होता है तो चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, फिर बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं जिच है। तो ये पेचीदा मामला फंस रहा है। अगर 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा और कुछ दिन पहले ही किसी का कार्यकाल खत्म हो गया तो उसका तो बढ़ जाएगा। और बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि किसी को फायदा और बहुत लोगों को घाटा। जिसका 2028 में या 2026 में चुनाव होगा, 2027 में चुनाव होगा, उसके लिए तो मुश्किल होगा ना। उसे 3 ही साल, 2.5 साल, 2 साल उसको शासन करने को मिलेगा, कई साल उसके चले जाएंगे। मेहनत तो उसको उतना ही करना है, खर्च तो उतना ही होगा। तो इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए, हालांकि ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर सही मन से और वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल उसी पैमाने पर, जिस पैमाने पर चर्चा हो रही है कि इसको इस राष्ट्र के संपत्ति को बचाने के लिए, समय बचाने के लिए, और 5 साल एक मतलब अगर मान लेते हैं कि 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन में अगर चुनाव हो जाते हैं तो फिर 4 साल से अधिक समय होगा उन सरकारों के पास लोगों की सेवा करने में और योजना बना करके उसको क्रियान्वित करने में। लेकिन होता क्या है कि एक चुनाव खत्म हुआ, जैसे अभी आपका लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, जून में 4 जून को उसका रिजल्ट निकला, फिर दो राज्यों में विधानसभा है तो सारे लोग उसमें लग गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा कैबिनेट लग जाता है, क्योंकि चुनाव जीतेंगे तभी तो आपकी सरकार बनेगी। तो ये जो कई काम रोकने पड़ जाते हैं, बिल्कुल परिस्थितियां बन गई हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं, जैसे अब जो विकास का कार्य होगा वो तो निश्चित रूप से उस राज्य में बाधित होगा, क्योंकि वहाँ आचार संहिता लगा हुआ है। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं समझने देखने की जरूरत है। हालांकि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी सौंप दिया है, कैबिनेट से पास भी हो गया है। इसको बिल के रूप शक्ल में लेकर के जाने की भी तैयारी है, देखना होगा क्या होता है। चलिए, तो देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ सरकार जो है पब्लिक के फायदे के लिए लाई है, और फिर आप कहीं तो रिसोर्स बचाने के लिए लाई है, ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लाई है, या फिर सरकार की इसके पीछे अपनी कोई रणनीति है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कितने लोगों का समर्थन मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीएम नीतीश भी कब तक समर्थन देते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल चर्चा गर्म में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।